हम सब जानते हैं कि भारत में हजारों सालों से प्रकृति की पूजा होती आई है, चाहे वो पेड़ हों, पहाड़ हों या फिर नदियां। नदियों को तो जीवन देने वाली माँ का दर्जा दिया गया है। और इन सब में सबसे ऊपर है गंगा, जो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, उनकी पहचान है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल हम सबके सामने खड़ा है। जिस गंगा को हम इतना पवित्र मानते हैं, क्या उसका पानी आज पीने या नहाने के लिए भी अनसेफ यानी कि असुरक्षित होता जा रहा है? नमस्कार, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ हम एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ से जुड़े ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को साइंटिफिक डेटा और रिपोर्ट्स की मदद से बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम गंगा की पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इसका सफर पहाड़ों से मैदानों तक कैसा है, फिर ये भारत की लाइफलाइन क्यों कहलाती है। इसके बाद हम जानेंगे कि इस पवित्र नदी में जहरीले पानी का सच क्या है, फिर देखेंगे कि इसे बचाने के लिए अब तक क्या क्या हुआ है, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं गंगा के उद्गम से। आखिर ये विशाल नदी बनती कैसे है, कहाँ से आती है? गंगा 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इसका जो बेसिन है वो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है, जो करीब करीब 40 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर सपोर्ट करता है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। गंगा एक नदी के रूप में शुरू नहीं होती। ये असल में उत्तराखंड में पंचप्रयाग कहे जाने वाले 5 पवित्र संगमों से मिलकर बनती है। इसकी 2 मुख्य धाराएं हैं। एक है भागीरथी, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और दूसरी है अलकनंदा। इस पूरी प्रोसेस को जरा ध्यान से समझिए। अलकनंदा नदी आगे बढ़ते हुए 4 दूसरी नदियों से मिलती है। सबसे पहले विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा से, फिर नंदप्रयाग में नंदाकिनी से, उसके बाद कर्णप्रयाग में पिंडर नदी से, और फिर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से। इन सभी नदियों का जल लेकर जब अलकनंदा देवप्रयाग पहुंचती है, तब वो मुख्य धारा यानी भागीरथी से मिलती है, और इसी संगम के बाद ये जो संयुक्त धारा है वो गंगा कहलाती है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि गंगा बनती कैसे है, तो आइए अब ये देखते हैं कि ये क्यों सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि सही मायनों में भारत की जीवन रेखा यानी इंडियाज लाइफलाइन है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस भी साम्राज्य ने गंगा और इसकी उपजाऊ घाटी पर कंट्रोल किया, उसने भारत पर राज किया। मगध साम्राज्य से लेकर मौर्य, गुप्त, मुगल और फिर ब्रिटिश, सभी ने इस नदी के आर्थिक और सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को समझा और उसका भरपूर इस्तेमाल किया। और ये इम्पोर्टेंस आज़ादी के बाद भी बना रहा। 1951 में भारत ने कलकत्ता पोर्ट को बचाने के लिए हुगली नदी में पानी डाइवर्ट करने के लिए फरक्का बैराज का प्लान बनाया। लेकिन तब के पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि गंगा एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है और पानी के बंटवारे पर कोई भी फैसला आपसी सहमति से होना चाहिए। ये विवाद कई दशकों तक चला। आखिरकार 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक ऐतिहासिक गंगा जल संधि हुई। इस ट्रीटी के तहत दोनों देश फरक्का पर गंगा के पानी को एक तय फॉर्मूला के हिसाब से शेयर करने पर राजी हो गए, और इस पुराने विवाद का अंत हुआ। पर इसका महत्व सिर्फ जियोपॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। ये नदी भारत के कल्चरल और स्पिरिचुअल फैब्रिक में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में इसकी हर बूंद को पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि गंगा में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और यहाँ अस्थि विसर्जन से मोक्ष मिलता है। हरिद्वार, वाराणसी और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा कुंभ मेला सब कुछ इसी नदी के किनारे है। और इन सब के अलावा गंगा एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंजन भी है। इसकी लाई हुई उपजाऊ मिट्टी दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल जोन्स में से एक बनाती है। इसके पानी से हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स चलते हैं। कानपुर का लेदर उद्योग और कन्नौज का इत्र उद्योग, ये सब गंगा पर ही तो निर्भर है। साथ ही पिलग्रिमेज और एडवेंचर स्पोर्ट्स से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक नदी जिसे हम देवी मानकर पूजते हैं, आज पोल्यूशन की वजह से अपने अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा आप सिर्फ एक आंकड़े से लगा सकते हैं। अकेले वाराणसी शहर में हर दिन
जी हाँ, हर दिन लगभग 20 करोड़ लीटर अनट्रीटेड ह्यूमन स्विच यानी बिना साफ किया गंदा पानी सीधे गंगा में बहा दिया जाता है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये पोल्यूशन किसी एक वजह से नहीं है। इसमें शहरों का सीवेज है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला टॉक्सिक केमिकल वेस्ट है, खेतों से बहकर आने वाले पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हैं और धार्मिक अनुष्ठानों से पैदा हुआ कचरा भी शामिल है। वैज्ञानिक पानी की क्वालिटी जांचने के लिए कुछ की पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये पानी में ऑर्गेनिक पोल्यूशन को मापता है, और फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया जो इंसानी मल की मौजूदगी बताता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगा के कई हिस्सों में ये दोनों ही पैरामीटर तय सीमा से कई गुना ज्यादा पाए गए हैं। और ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं रह गया है, ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। जरा सोचिए, जब गंगा बेसिन में रहने वाले 40 करोड़ लोग इसी प्रदूषित पानी को पीने, नहाने और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो टाइफॉइड, कॉलेरा और डायरिया जैसी पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा कितना बढ़ जाता है। वैसे अगर आप एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इस भयानक क्राइसिस को देखते हुए क्या कदम उठाए गए हैं? चलिए गंगा को बचाने की इस लंबी लड़ाई पर एक नजर डालते हैं। सरकारें दशकों से गंगा को साफ करने की कोशिशें कर रही हैं। 1986 में गंगा एक्शन प्लान के साथ पहली बड़ी कोशिश हुई। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 2014 में नमामि गंगे नाम से एक इंटीग्रेटेड मिशन लॉन्च हुआ, और 2017 में तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा नदी को एक जीवित इकाई यानी लीगल पर्सन का दर्जा तक दे दिया। नमामि गंगे प्रोग्राम का अप्रोच काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसका मकसद सिर्फ पोल्यूशन रोकना नहीं है, बल्कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी एसटीपीज का एक पूरा नेटवर्क बनाना, नदी की सतह की सफाई करना, गंगा डॉल्फिन जैसी बायोडायवर्सिटी को बचाना और लोगों को जागरूक करना भी है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार का दावा है कि कई एसटीपीज बनाए गए हैं और उत्तराखंड जैसे ऊपरी हिस्सों में पानी की क्वालिटी सुधरी भी है। लेकिन सीसीपीबी की ही रिपोर्ट्स बताती हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में पोल्यूशन लेवल आज भी खतरनाक स्तर पर है। इन तमाम कोशिशों और हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद गंगा आज भी प्रदूषण मुक्त नहीं है। तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? देखिए, कंक्लूजन यही है कि सिर्फ सरकारी योजनाएं या कानून बना देना काफी नहीं है। गंगा का अस्तित्व सरकार, इंडस्ट्री, एनजीओज और सबसे जरूरी देश के हर एक नागरिक के कलेक्टिव एफर्ट पर निर्भर करता है। जब तक पोल्यूशन को एक सामाजिक बुराई नहीं माना जाएगा, तब तक जमीनी स्तर पर बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। आपके हिसाब से गंगा को सच में साफ बनाने के लिए सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी कदम क्या होना चाहिए? और ऐसे ही साइंस बेस्ड करंट अफेयर्स की गहरी समझ के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।